हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस। और हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखिए, ये आपकी सेकंड का पहला चैप्टर है। अभी हमने पिछले वीडियो में अपनी पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब ये कंपनीज अकाउंट्स का पहला चैप्टर है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, कंपनी शेयर कैपिटल के बारे में। कंपनी होती क्या है, ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में अपनी बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम इसका रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं कि कंपनी क्या है। देखिए, कंपनी क्या होती है। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, जो एक एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। तो अभी जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट में, वो है 2013। तो पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट था वो 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956। उसको 2013 में रिवाइज किया गया और नया एक्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं या इससे पुराने लॉज में रजिस्टर्ड हैं, वो सारी ही वैलिड हैं और वो सारी ही कंपनीज में कवर होती हैं, ठीक है। तो कंपनीज, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, जो कंपनी होती है ना, कंपनी कोई इंडिविजुअल, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कुछ जैसे हमारी तरह कोई पर्सन नहीं है, लेकिन कंपनी जो है लॉ की आइज में, लॉ की नॉलेज में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। तो जैसे हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही कंपनी को भी एक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखी है, ये बहुत फेमस डेफिनेशन है, इसमें लगभग सभी कुछ कवर है। तो अगर कंपनीज के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है, कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हैं। तो कंपनी इज ए पर्सन, आर्टिफिशियल, इंडिविजुअल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल होती है, इंडिविजुअल होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। और ये सिर्फ लॉ की आइज में ही होती है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए कह दिया इसे आर्टिफिशियल है ये, ठीक है। तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन लॉ में, लॉ की नॉलेज में, लॉ की आइज में ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। बीइंग ए मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only those properties which the charter of its creation confer upon it, either expressly or as incidental to its very existence। तो कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और कानून की दृष्टि में विद्यमान होती है, ठीक है। ये होती तो नहीं है, लेकिन लॉ की नॉलेज में सिर्फ है, ये एक व्यक्ति है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करती है। केवल कानून द्वारा ही रचित होने के कारण वह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिसके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर उसे अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। होता क्या है कि जो कंपनी क्रिएट होती है ना, उसका एक चार्टर होता है, ठीक है। तो उसमें उसके राइट्स लिखे होते हैं, कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो वही राइट्स के में जो लिखे हुए हैं, वही उसको अधिकार मिलते हैं, वही राइट्स मिलते हैं उस कंपनी को, उसके अलावा बाहर कोई अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे वह स्पष्ट हो या उसके बिल्कुल आरंभ से प्रासंगिक हो, ठीक है। तो समझ गए आप कंपनी क्या होती है। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ लॉ की आइज में, लॉ की नॉलेज में एक इंडिपेंडेंट पर्सन होती है। तो इसलिए उस पर हम कोई मुकदमा भी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, और कंपनी चाहे तो दूसरे पे भी केस कर सकती है, क्योंकि वो आइज की नॉलेज में एक एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, जो कंपनी होती है ना, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। कंपनी अपने आप में तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन तो है नहीं वो, लेकिन सिर्फ कानून की नज़रों में वो होती है, ठीक है, लॉ की आइज में होती है। तो वो बनती कैसे है, वो बनती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, लोगों के मिलने से। देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई हम एक कंपनी खोलेंगे और कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस करेंगे, ठीक है, उसका कोई पर्पज़ होगा। तो जब वो लोग मिलते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तब जाके वो कंपनी बनती है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ही कारण हो पाती है। जब तक पर्सन इकट्ठे नहीं होंगे, इंडिविजुअल पर्सन, तब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। A company may be viewed as an association of persons who contribute money or money's worth to a common inventory and use it for a common purpose. It is artificial person having corporate legal entity distinct from its members and a common seal for its signature, ठीक है।
एक कंपनी जो व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका इनके सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। वह अपने हस्ताक्षर के लिए विशेष सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है। देखिए एक जो अगर देखिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, तो उसके कुछ राइट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी होती है, कंपनी को तो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके कोई एम होता है, कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो कंपनी होती है, एक तो ये आर्टिफिशियल है, एक्चुअल कोई कंपनी तो होती नहीं ना हमारी तरह, कोई इंसान तो है नहीं वो, तो एक आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। और इसका जो इसकी जो वैल्यू होती है ये सिर्फ एक लॉ की नॉलेज में ही होती है, लॉ की आइज में ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। अब उस साइन कैसे करें भाई, साइन तो करना होगा ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई ऑर्डर देंगे तो कंपनी कैसे साइन करेगी, कंपनी का तो कोई हाथ है नहीं कि साइन करे। तो उसलिए क्या होता है, एक कॉमन सील होती है। आप देखो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो वहाँ पर कंपनी की एक सील लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी कंपनी की एक सील होती है, और जो सील होती है जिसे हिंदी में सार्वमुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सील होती है, स्टैंप होती है, वो अगर लगी है तो वो इस ऑथेंटिकेट है, वही सिग्नेचर होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई बिल लेते हैं तो कहते हैं ना भाई इस पर स्टैंप लगा दो। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वो स्टैंप लग गई तो वो जो पेपर है वो वैलिड हो जाता है कि ये कंपनी ने इशू किया है। अगर कोई भी पेपर है, अगर उस पर सब कुछ लिखा लेकिन कंपनी की स्टैंप नहीं है, सील नहीं है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो रफ पेपर से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन जहाँ पर जैसे ही उस पर स्टैंप लग जाती है, वो कंपनी की सील लग जाती है, वो पेपर जो है ऑथेंटिकेट हो जाता है, ठीक है। वो इसका मतलब कि वो कंपनी ने इशू किया है और कंपनी की जिम्मेदारी है उस पेपर की, ठीक है। अब देखिए कंपनी की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या हैं। कंपनी की फीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है वही हैं, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनरली इन इंडिया companies are formed and registered under companies law except in case of banking insurance company to which a separate law is provided for। देखिए समय समय पर इसे कहते हैं निगमित संस्थाएं। समय समय पर लागू होने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः भारत में कंपनियों का निर्माण एवं पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़कर जिनके लिए पृथक कानून है। देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, कंपनी की वैल्यू कैसे होगी, मैं और आप मिलते हैं, चलिए हमने कभी हम कंपनी बनाते हैं, ठीक है, और हमने कंपनी बना दी और कह दिया भैया हमने कंपनी बना ली, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? ऐसे तो सभी बना लेंगे, सभी कहेंगे भाई हमारी कंपनी है। तो जो भी कंपनी होगी उसको रजिस्टर होना जरूरी है। एक लॉ है हमारे देश में, उस लॉ के अंडर में रजिस्टर होना चाहिए। और तरह तरह के लॉ आते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद अब आ गया कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी लॉ इन्फोर्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अनुसार उसे रजिस्टर होना पड़ता है, और जब तक वो रजिस्टर नहीं होगी उस लॉ में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब तक कंपनी रजिस्टर ना हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो भी कंपनीज बनाते हैं तो उसका सबसे पहले तो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है वो कंपनीज एक्ट में। लेकिन ये जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बीमा कंपनियाँ, तो इनके लिए अलग लॉ है। कंपनीज एक्ट नहीं लगता वहाँ पे बैंकिंग एक्ट आता है, इंश्योरेंस एक्ट आता है, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो लेकिन उनके लिए अलग लॉ होता है, ठीक है। बाकी उनके जो राइट्स होते हैं ना वो भी सेम यही होते हैं, लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन का एक्ट अलग है बस। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इनका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है। एक कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। It can hold and deal with type of properties. It can enter into contract and even open a bank account in its own name। ठीक है, तो हिंदी में पृथक वैधानिक अस्तित्व। एक कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से भिन्न होता है। कंपनी किसी भी प्रकार की संपत्तियों का क्रय कर सकती है, वह अनुबंध कर सकती है और अपने नाम पे खाता भी खोल सकती है, ठीक है। अभी बताया था ना कि कंपनी का जो वो अस्तित्व होता है ये इसके मेंबर्स जो होते हैं, इसके सदस्य जो होते हैं उनसे अलग होता है। यानी कि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। आप मेंबर को कंपनी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। तो जो कंपनी है डील जो करती है वो कंपनी करती है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे लोग काम करते हैं कुछ, ठीक
ठीक है। तो लेकिन वो कंपनी नहीं होते हैं। अगर जैसे कि एक बंदा छोड़ के चला जाए, उसके जगह दूसरा जाएगा, लेकिन कंपनी थोड़ी ना बंद होगी, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है ना, ठीक है। उस बंदे से तो नहीं जुड़ा हुआ है, कंपनी अलग है, बंदा अलग है, समझ गए। जैसे कि टाटा का भी एग्जांपल लेते हैं। टाटा में कौन थे अभी? रतन जी थे। रतन जी ने वो रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, चेयरमैन हैं लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन अब उनकी जगह पे कोई और आया था, तो इससे क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? नहीं, कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी चल रही है, बंदे बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन कंपनी का अलग अस्तित्व है, इसलिए वो बंद नहीं हुई, वो चलती रहती है। इस तरीके से कंपनी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। प्रॉपर्टी खरीदती है ना कंपनी, कंपनी अपने नाम पे खरीदती है। किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये टाटा की प्रॉपर्टी है भाई, ये बिरला की प्रॉपर्टी है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसके जो बंदे जो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनसे अलग है। तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है। वो बैंक अकाउंट भी खुलता है तो उनका कंपनी के नाम पे खुलता है। जैसे टाटा का अकाउंट खुल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अकाउंट होगा, अंबानी का अकाउंट नहीं होगा। अंबानी का अकाउंट जो होगा वो उसका पर्सनल होगा, लेकिन जो रिलायंस कंपनी का अकाउंट होगा वो रिलायंस कंपनी का होगा, ठीक है, उसके नाम पे खुलेगा, अंबानी के नाम पे नहीं खुलेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के जो अस्तित्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट of the shares held by them. In the case of a company limited by guarantee, the liability of its member is limited to the extent of guarantee given by them in the event of the company being wound up. इनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की प्रदत्त राशि तक सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का अस्तित्व कंपनी के समापन की दशा में उनके सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड होता है ना, लिमिटेड वर्ड यूज होता है। ये देखिए लिमिटेड, जहाँ लिमिटेड लग गया, लिमिटेड मतलब सीमित, ठीक है। लिमिटेड मतलब क्या होता है? सीमित, और सीमित हो गए, यानी कि कोई भी ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, देखिए कंपनी का मालिक होते कौन है, पहले तो ये समझिए कंपनी का मालिक कौन है। कंपनी के मालिक इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, वो होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बंदा उस शेयर को खरीद के बैठा है, ठीक है, वो कंपनी का मालिक है। वो मानते नहीं है लोग, लेकिन है मालिक वही, ठीक है। तो जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू होता है, तो जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कुछ शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है। तो शेयर की कुछ वैल्यू है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 100 का शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, और कंपनी की जो लायबिलिटी है मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, समझ गए। अब जो है इसने खरीदा तो 100 रुपये का है। अब जो इसकी लायबिलिटी हो जाए, कंपनी वाइंड अप होगी, अब मान लीजिए कंपनी के पास दिवालिया हो चुकी है और इसके पास कोई पैसा ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है कि ये जो 1 लाख की जो लायबिलिटी है इसको पे ऑफ करें, तो क्या करेंगे? इनके सदस्य जो हैं ये पे करेंगे, इनके मेंबर्स जो हैं। अब देखिए आप याद करिए, जब हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ी थी, उसमें क्या था, जब कंपनी वाइंड अप होती थी, फर्म वाइंड अप होती थी, तो इनके जो पार्टनर्स थे, ठीक है, मेंबर्स थे, अगर फर्म के पास पैसा नहीं है और फर्म दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई, तो इनके जो पार्टनर्स हैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करते थे, उसको पे ऑफ करते थे, यही करते थे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही क्या जुड़ गया? लिमिटेड वर्ड जुड़ गया, ठीक है। आप सुनते देखते ना, फलाना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है, टाटा सन्स लिमिटेड, तो लिमिटेड वर्ड हैं सारे। यानी कि इनकी लिमिटेड का मतलब ही होता है कि इनकी जो लायबिलिटीज़ है वो लिमिटेड कर दी। तब यहाँ पर क्या है, जैसे पार्टनरशिप में क्या था, उनके पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को सेल करके हम पे ऑफ करते थे क्रेडिटर्स को, लायबिलिटीज़ को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कहता है कि जब ये लिमिटेड कंपनी बन गई है तो भले ही इसकी 1 लाख की लायबिलिटी है, पे करनी है कंपनी को, लेकिन जिसका मेंबर है उसने 100 रुपये के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी 100 रुपये तक है। ये 100 रुपये दे के अपना छूट जाएगा। अगर कंपनी हो गई वाइंड अप हो रही है तो इसका 100 रुपये के कहीं से शेयर लिए हैं, 100 रुपये दे देगा छुट्टी इसकी। अब ये नहीं कि इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को उसमें अटैच करेंगे, नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे। इसकी लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपये तक है, जितने का उसने शेयर खरीद रखे हैं, तो इसकी गारंटी सिर्फ 100 रुपये की है। समझ गए ना बात को? ये है। मान लीजिए कल को अंबानी वो की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये दिवालिया हो जाए, तो रिलायंस इंडस्ट्री दिवालिया होगी तो क्या अंबानी अपनी प्रॉपर्टी देगा? नहीं देगा, रिलायंस की जिम्मेदारी है। रिलायंस के जितने शेयर्स अंबानी के पास हैं वो उतने शेयर्स की जो पेमेंट कर देगा, अगर नहीं की है तो,
ठीक है, क्योंकि उसे भी तो पैसा लेना है ना वहाँ से, भाई जितना भी उसने शेयर खरीदा है उसका पैसा भी तो कंपनी के पास गारंटी है, तो कंपनी उसे वापस करेगी ना। कंपनी उसे वापस नहीं करेगी, उसका पैसा ले लेगी और जितने क्रेडिट्स हैं उनको दे देगी, अंबानी को नहीं देगी, ठीक है। तो अंबानी की पर्सनल, फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो पाती सारी लायबिलिटीज, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। अब अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे, उसे छोड़ दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है, समझ गए बात को। फिर है perpetual succession. The company being an artificial person created by law continues to exist irrespective of changes in its members. A company can be terminated only through law. The death or insanity or insolvency of any member of the company is no way affect the existence of company. Members may come and go, but the company continues. स्थायी उत्तरदायित्व। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून के द्वारा निर्मित होने के कारण अपने सदस्यों से परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। एक कंपनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं आता। सदस्य आते जाते रहते हैं, इसके बावजूद कंपनी निरंतर क्रियाशील रहती है। देखिए अभी बताया था ना, इसका मतलब ये है कि जैसे कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स होंगे, ठीक है। अगर कंपनी के मेंबर्स में कोई मेंबर जो है, कंपनी के डायरेक्टर हो गए ना, देखिए जो कंपनी को चलाते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, लेकिन सारे लोग तो कंपनी को चला नहीं सकते। चलाने के लिए क्या होता है, कुछ लोग हम अपॉइंट करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को पावर देते हैं कि भाई आप लोग कंपनी को चलाइए। तो वो लोग या फिर उनके जो मेंबर्स हैं, अगर वो दिवालिया हो जाएं, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो जाएं, पागल हो जाएं, यहाँ तक कि डेथ हो जाती है, तो भी कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है ना। वो लॉ के अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, और उसकी जो है एग्जिस्टेंस उनके मेंबर्स से अलग होती है। तो उनके मेंबर्स के मरने पर या उनके पागल हो जाने पर या जाने पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कंपनी को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉ, क्योंकि लॉ के थ्रू बनी है तो लॉ के थ्रू ही वाइंड अप होगी, बंद होगी। कंपनी कब मरती है? जब लॉ के अकॉर्डिंग मरे वो, ठीक है। लेकिन उसके सदस्यों के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कंपनी के सदस्य बदल जाएं, डायरेक्टर से बदल जाएं, तो भी कंपनी बंद नहीं होती, ठीक है। तो वो आते जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन कंपनी पे कोई इसका असर नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कॉमन सील, जो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कांट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील विच एक्ट ऑफिशियली सिग्नेचर of the company. Any document which doesn't carry a common seal of the company is not binding on company. ठीक है, तो कॉमन सील यानी कि सार्वमुद्रा कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज यदि इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं है तो कोई कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसे बताया था आपको कि कॉमन सील क्या होती है, कि देखो कोई कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, सिर्फ लॉ की तो नॉलेज में है, सिर्फ आइज में है, ऐसे तो कोई है नहीं फिजिकल पर्सन हमारी तरह कि वो साइन कर सके कहीं, तो फिर साइन नहीं कर सकती, तो फिर उसे कैसे कहें कि ये कोई डॉक्यूमेंट है, वो कंपनी कैसे साइन करेगी? तो उसके लिए क्या होता है, एक सील होती है, स्टैंप होती है कंपनी के नाम की, ठीक है ना। अगर वो कंपनी के नाम की स्टैंप किसी पेपर पर लगी है तब तो वो उसके लिए बाध्य है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करना होता है तो कंपनी की सील होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो कंपनी की सील है तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस पर कंपनी की सील नहीं है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके सिग्नेचर के लिए कि वो कॉमन सील होनी चाहिए। और कॉमन सील जो अगर आप देखेंगे ना तो कॉमन सील बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास ही होती है, सबके पास नहीं होती कंपनी में, कुछ लोगों के पास होती है और बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखी जाती है ताकि हर एक को वो न मिले। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखिए शेयर ऑफ ए कंपनी, शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर्ड। द परमिशन ऑफ कंपनी और consent of any member of company is not necessary for transfer of shares, but article of company can be prescribed the manner in which transfer of share will be made, ठीक है। यानी कि अंशों का हस्तांतरण, यानी कि जो शेयर्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। अंशों का हस्तांतरण करने के लिए कंपनी
की अनुमति या किसी सदस्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कंपनी के अंतर नियमों में अंशों को हस्तांतरण करने के तरीके का उल्लेख होता है। देखिए, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं, उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं, किसी परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, BSE, NSE। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स ही तो सेल परचेज होते हैं। तो शेयर परचेज करते या सेल करते समय किसी से पूछा थोड़ा नहीं जाता है कंपनी से कि भाई हम आपके शेयर बेचते हैं क्या, या किसी बंदे से पूछते हैं, कोई मेंबर हो उसका, तो भैया हम आपकी कंपनी का शेयर बेचें। नहीं होता ऐसा। कोई भी कंपनी के शेयर बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर यही होता है। तो इस तरीके से पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र होते हैं, किसी की परमिशन के बिना ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन उसमें ट्रांसफ़र का तरीका क्या होगा, ये कंपनी की जो आर्टिकल होता है, अंतर नियम जिसे कहते हैं, उसमें मेंशन होता है कंपनी का शेयर का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, ठीक है। फिर मे सू और मे सूड, ठीक है। तो कंपनी बीइंग लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अगेंस्ट अदर्स। इट कैन सू एंड बी सूड इट्स नेम इफ़ देयर इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी केस भी कर सकती है और उस पर केस भी किया जा सकता है, ठीक है। अभियोग चलाना और अभियोजित होना। कानूनी कंपनी होने के कारण एक कंपनी संविदा कर सकती है और संविदागत अधिकारों के परिवर्तन हेतु दूसरों को बाध्य कर सकती है। यह अभियोग चला सकती है तथा कंपनी संविदा का उल्लंघन करे तो उसके नाम पर अभियोग भी चलाया जा सकता है। यानी कि कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। लॉ की नॉलेज में तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए वो चाहे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है तो फिर कंपनी चाहे तो केस कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। और केस किस पर होता है, अगर वैसे देखें तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन पे ही तो होता है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल पे, एक इंसान पे, मनुष्य पे। इसी तरह लेकिन वो कानून की नॉलेज में एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है और वो भी केस किसी पे भी कर सकती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका थियोरेटिकल टॉपिक है। वैसे आप ये पढ़ चुके हैं 11th में भी, फिर भी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरीके से अपने इन वीडियोस को पाने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।